बात करेंगे जुडिशरी की। कल हमारा जुडिशरी टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने जुडिशरी की वर्किंग और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम हाई कोर्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बात करता है कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, यानी कि लोअर कोर्ट से आने वाली अपील्स को कौन सुनेगा? हाई कोर्ट सुनेगा। जो लोअर कोर्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उनमें जो डिसीजन दिए जा रहे हैं उनको चैलेंज पहले हाई कोर्ट में किया जाता है। फिर हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है अगर उससे दूसरी पार्टी खुश नहीं है तो वो उसको चैलेंज कहाँ करती है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई केस लेकर तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे। कोई भी जो तुम्हारा केस है पहले वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में, वहां से जाएगा हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट है कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट से आने वाली जो अपील्स है उनको सुनता है हाई कोर्ट। दूसरा है कैन इशू रिट्स फॉर रीस्टोरिंग द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर उनको रीस्टोर करने के लिए जो हमारा हाई कोर्ट है वो रिट्स जारी कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। सेम काम सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर ही एक फंडामेंटल राइट मिलता है जो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या कहता है? जो बचे हुए हमारे ऊपर के 5 फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होने पर उनको रिस्टोर कराने के लिए आर्टिकल 32 हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहता है। ठीक है ना। सेम बात आर्टिकल 226 कहता है हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओ तो हाई कोर्ट चले जाओ। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो डायरेक्ट अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कराने के लिए। उस केस में जो है हाई कोर्ट वो रिट्स इशू करता है। 5 तरीके की रिट्स होती हैं, वो तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में हम बता देंगे कौन सी, नेम उनके बता देंगे तुम्हें कौन से होते हैं, बस नेम लर्न कर लोगे तो काम हो जाएगा। बाकी तो वैसे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही नहीं रिट से। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, कैन डील विद केसेस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, यानी जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उसी स्टेट के अंदर होने वाले केसेस पर ही वो ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? उत्तर प्रदेश पूरा। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला कोई भी केस है उसकी सुनवाई कर सकता है केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है ना। किसी और जगह के हाई कोर्ट की वो सुनवाई, किसी और जगह के केस की सुनवाई वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसे सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा। क्योंकि मैंने तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। बताया था कि नहीं? वो किसी भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। अगर कोई ट्रांसफर करा हुआ केस आया है तो उस पर वो ज्यूरिसडिक्शन कर सकता है, लेकिन अगर नहीं आया है तो केवल अपना जो स्टेट है उसके अंदर होने वाले केसेस पर ही वो ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है। क्लियर है इतनी बात? लास्ट पॉइंट जो है उसका वो कहता है एक्साइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, यानी हाई कोर्ट्स के नीचे आने वाले कोर्ट्स पर वो पूरा अपना डोमिनेंस रखता है और उनको कंट्रोल करता है। ठीक है ना। किस तरीके से? कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं लोअर कोर्ट्स के, उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और हाई कोर्ट उन फैसलों को बदल सकता है। दूसरी बात, जैसे सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है कि वो किसी भी केस को अपने पास ट्रांसफर करा सकता है, मूव करा सकता है, सेम पावर हाई कोर्ट की होती है कि वो पूरे उस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में चलने वाले केस को डायरेक्ट अपने पास मूव करा सकता है जरूरत पड़ने पर, अगर उसे लगता है कि इसकी इंपोर्टेंस ज्यादा है तो। क्लियर है? अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मथुरा की बात करूं तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो मथुरा के अंदर होने वाले केसेस पर सुनवाई करेगा, उस पर ज्यूरिसडिक्शन देगा। ठीक है ना। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले केसेस पर ही डील करते हैं। दूसरा पॉइंट है कंसीडर अपील्स ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट्स। अब इससे भी नीचे, इससे नीचे सिर्फ एक कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है ना। जैसे हम मजिस्ट्रेट कोर्ट भी बोल देते हैं, वो कोर्ट तो बोलेंगे ही उसे, सिंगल मजिस्ट्रेट होता है जो उस पर डिसीजन देता है। ठीक है ना। शुरुआती सुनवाई जो होती है वो वहीं होती है, शुरुआती। जैसे किसी पर्सन को किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी चार्ज में जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद सबसे पहले उसे जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट कहलाता है, जो इससे नीचे होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर कंट्रोल करता है। ठीक है ना। जो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर सुपरिटेंडेंसी या पावर कंट्रोल कौन रखता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर है? कंसीडर अपील्स ऑन डिसीजन, हाँ यही पॉइंट मैंने तुम्हें बताया, डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। जो भी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आएगा वो उसमें ये डिसाइड करेगा
मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये पावर होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि जो केस उसके पास आया है वो क्या सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस का है या नहीं। किसी भी केस को सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में डालने या ना डालने का जो राइट है वो किसका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। वो ये डिसाइड करता है कि वो केस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस का है या नहीं। क्लियर है? तो ये थी पूरी कहानी तुम्हारी जुडिशरी की, जिसमें आपने जुडिशरी की वर्किंग, जुडिशरी का स्ट्रक्चर, जुडिशरी का सिस्टम समझा और उसका पूरा पैरामेडिकल स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट उसकी वर्किंग, हाई कोर्ट उसकी वर्किंग और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसकी वर्किंग देखा आपने। एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बचता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट का काम तो मैंने बता दिया, सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के केसेस से डील करना होता है। उसके बाद वो केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचते हैं और फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो ये जुडिशरी की कहानी थी। ये टॉपिक होता है खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना कोई अगला टॉपिक। धन्यवाद।